ओम धन्वंतरे नमः। आरोग्य भारत मंच की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो आजकल ना बहुत ही आम हो गई है, विटामिन डी की कमी। और चिंता की बात यह है कि ये सिर्फ बुजुर्गों में नहीं दिख रही, आजकल बच्चों को भी काफी प्रभावित कर रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसका आधार है आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ और साथ ही आरोग्य भारत टीम के अपने अनुभव। और ये स्रोत हमें इस आम सी लगने वाली समस्या को मतलब एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का मौका देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ हड्डियों की कमजोरी या थकान बस यहीं तक सीमित नहीं है मामला? स्रोत में और क्या खास बताया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानकारी यही बताती है कि ये कमी जो है ना, ये सतही नहीं है, ऊपर ऊपर की नहीं है। इसके परिणाम कहीं ज्यादा गहरे हो सकते हैं। इस नजरिए के मुताबिक अगर देखें तो विटामिन डी की कमी हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, उसको सीधे तौर पे कमजोर कर सकती है। ओह, पाचन शक्ति को। हाँ, और जब पाचन ही ठीक नहीं होगा तो खाना सही से पचेगा नहीं, अपच होगा। और उससे क्या होता है कि खून में आमदोष मतलब एक तरह के टॉक्सिन्स या कह लें अधपचे तत्व वो बनने लगते हैं। और खून तो भाई सारे शरीर में पोषण पहुंचाता है। तो अगर खून में गड़बड़ी हो जाए तब तो? सही पकड़ा आपने। देखिए, हमारे जितने महत्वपूर्ण अंग हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, किडनी, त्वचा, ये सब बनते भी खून से हैं और पोषित भी उसी से होते हैं। तो इस स्रोत का तर्क ये है कि जब खून में ये आमदोष बढ़ जाता है तो फिर ये अस्थमा, ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्याएं यानी सीकेडी, फिर थायराइड, शुगर, त्वचा के रोग जैसे सोरायसिस और यहाँ तक कि बाल गिरने जैसी कई स्थितियों के पनपने में मतलब एक तरह से भूमिका निभा सकता है। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर बात लग रही है। मतलब एक विटामिन की कमी का असर इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स पर पड़ सकता है। तो आज हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा फिर? हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाई विटामिन डी की कमी के असल कारण क्या बताए गए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि धूप तो हमारे देश में इतनी है, फिर भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। और जो आजकल सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो अक्सर स्थायी समाधान क्यों नहीं दे पाते, बल्कि जैसा कि स्रोत इशारा करता है, कहीं वो हमें दवाओं के एक अंतहीन चक्कर में तो नहीं फंसा देते। तो हम इन्हीं मूल कारणों और स्रोत में जो समाधान बताए गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। अब देखिए, आमतौर पर तो यही होता है कि जैसे ही टेस्ट में पता चला विटामिन डी कम है, डॉक्टर तुरंत सप्लीमेंट्स लिख देते हैं या इंजेक्शंस लेने की सलाह देते हैं। और कुछ समय बाद जब दोबारा टेस्ट करवाते हैं तो लेवल बेहतर भी दिखता है। हाँ, दिखता तो है, लेकिन यहीं पर यह स्रोत एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। इस जानकारी के अनुसार ये जो सुधार दिखता है ना, ये अक्सर अस्थायी होता है, टेम्पररी। दवा बंद की और कुछ समय बाद लेवल फिर से नीचे चला जाता है और व्यक्ति फिर से वही दवा लेना शुरू कर देता है। तो इस तरह स्रोत का मानना है कि लोग एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जहां वो लंबे समय तक, हो सकता है जिंदगी भर, इन दवाओं पर निर्भर हो जाएं। और क्या इन दवाओं के लंबे इस्तेमाल के भी कोई साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? क्या स्रोत ऐसा कुछ मानता है? स्रोत इसे एक तरह से बीज बोना कहता है। तर्क ये है कि हम समस्या की जड़ को यानी मूल कारण को समझ ही नहीं रहे। हम बस एक लक्षण यानी विटामिन डी का कम लेवल, उसे ठीक करने पर सारा ध्यान लगा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में अनजाने में ही हम शायद शरीर के संतुलन को और बिगाड़ रहे हैं, जिससे भविष्य में दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हम एक पल रुककर ये सोचते नहीं कि आखिर ये कमी हुई ही क्यों। तो फिर असली कारण है क्या? क्या सिर्फ धूप कम मिलना ही वजह है? जैसा आपने अभी कहा भी, भारत जैसे देश में धूप तो खूब है, फिर भी ये कमी इतनी ज्यादा क्यों है? हाँ, यहीं पर यह नजरिया जो है वो पारंपरिक सोच से एकदम अलग हटकर है। इस स्रोत के अनुसार विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण सिर्फ धूप की कमी नहीं है, बल्कि इसके कारण हमारे खान पान और हमारी जीवन शैली में छिपे हैं। स्रोत हमें कहता है कि जरा कुछ दशक पीछे मुड़कर देखिए, जब ये समस्या इतनी आम नहीं थी। क्या तब लोग हमसे ज्यादा धूप सेकते थे? शायद नहीं, पर उनका खान पान, उनका रहन सहन, वो तरीका अलग था। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो खान पान में ऐसा क्या बदल गया है जिसे स्रोत इतना महत्वपूर्ण मान रहा है? जानकारी दो मुख्य बदलावों पर जोर देती है। पहला, हमारे भोजन में अत्यधिक मिर्च, मसालेदार, तले भुने और एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति की चीजों का बढ़ता चलन। जब हम ऐसी चीजें जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो शरीर में एसिड का स्तर बढ़ जाता है।
जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी कह देते हैं। हाँ, एसिडिटी तो आजकल बहुत ही आम शिकायत है। लोग अक्सर एंटासिड ले लेते हैं फटाफट। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत कहता है कि ये बढ़ी हुई एसिडिटी ये विटामिन डी की कमी का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है और शायद एक कारण भी, जिस पर हम उतना ध्यान ही नहीं देते। हम्म। और एंटासिड लेने से फौरी राहत तो मिल जाती है, लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि ये एसिड पेट से आगे हमारी आंतों में चला जाता है और फिर वहां से खून में मिल जाता है। उनमें एसिड, लेकिन शरीर उसे संतुलित करने की कोशिश नहीं करता क्या? शरीर बिल्कुल करता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है। स्रोत के अनुसार शरीर का जो अंदरूनी सिस्टम है वो जानता है कि खून का एसिडिक होना अंगों के लिए ठीक नहीं, हानिकारक है। खून का जो सामान्य पीएच होता है वो हल्का क्षारीय मतलब एल्कलाइन होता है, लगभग 7.5 के आसपास, और शरीर के सही कामकाज के लिए ये जरूरी है। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथियां होती हैं गले में, वो सक्रिय हो जाती हैं। और ये ग्रंथियां क्या करती हैं? ये हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में छोड़ना शुरू कर देती हैं। 1 मिनट, क्या कहा? मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए शरीर अपनी हड्डियों से कैल्शियम निकालता है? इस स्रोत का विश्लेषण तो यही कहता है। देखिए, कैल्शियम क्षारीय होता है, एल्कलाइन, तो वो खून में मिलकर बड़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी निष्क्रिय कर देता है, और खून का पीएच वापस सामान्य हो जाता है। हमें लगता है कि एंटासिड ने काम कर दिया, पर असल में स्रोत के अनुसार जितनी ज्यादा एसिड बनाने वाली चीजें हम खाते जाते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी हड्डियां अंदर से खोखली, कमजोर होती जाती हैं। और जब ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है तो फिर थकान, कमजोरी, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण सामने आते हैं। और तब टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है विटामिन डी का स्तर कम है। अरे, ये तो बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। यानी विटामिन डी की कमी का सीधा संबंध हमारे खानपान से जुड़ी एसिडिटी से हो सकता है। अच्छा, स्रोत ने खानपान से जुड़ा दूसरा कौन सा कारण बताया था? हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है भोजन में घी, तेल यानी अच्छी चिकनाई, अच्छे फैट्स का कम इस्तेमाल करना। आजकल एक आम धारणा सी बन गई है कि ज्यादा घी तेल खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, बीपी हो जाएगा, हृदय रोग हो सकता है। तो इस डर से लोग चिकनाई बहुत कम कर देते हैं। तो एक तरफ तो हम एसिड बढ़ाने वाला भोजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ शरीर को जो जरूरी चिकनाई चाहिए वो भी नहीं दे रहे हैं। इस नजरिए के मुताबिक ये स्थिति समस्या को और तेजी से बढ़ाती है। अच्छा, तो मतलब ज्यादा एसिडिक खाना और साथ में कम फैट का सेवन, ये दोनों चीजें मिलकर इस कमी के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। जी हाँ, और अब सोचिए, जब हम इन मूल कारणों को, इन रूट कॉज को ठीक किए बिना सिर्फ विटामिन डी की गोली या इंजेक्शन लेते हैं तो क्या होता है? दवा का जो सॉल्ट है वो खून में जाता है। अगली जांच में उस सॉल्ट की वजह से लेवल बढ़ा हुआ दिख जाता है। लेकिन क्योंकि जीवन शैली की वो गलतियां, जैसे वो अत्यधिक एसिडिक भोजन और जरूरी चिकनाई की कमी, वो तो हमने ठीक की ही नहीं, जिनकी वजह से ये कमी शुरू हुई थी। इसलिए दवा बंद करते ही कुछ समय बाद विटामिन डी का स्तर फिर से लुढ़क जाता है और हम उसी दवा निर्भरता के चक्कर में घूमते रहते हैं। समझ गई। तो इसका समाधान सिर्फ सप्लीमेंट्स लेना तो नहीं है। स्रोत क्या समाधान सुझाता है फिर? स्रोत एक, आप कह सकते हैं, एक समग्र, होलिस्टिक और बहुआयामी समाधान प्रस्तुत करता है। सबसे पहला कदम है अपने भोजन में एसिड बनाने वाली चीजों को कम करना, जैसे अत्यधिक मसालेदार, तला भुना और जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसे कम करें। अगर आपको महसूस होता है कि एसिडिटी में कमी आ रही है तो ये पहला संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और घी तेल के बारे में क्या? उसे बढ़ाने की बात कही गई थी आपने। हाँ, बिल्कुल। दूसरा कदम है भोजन में अच्छी गुणवत्ता वाले घी और तेल का प्रयोग बढ़ाना। स्रोत का तो ये भी कहना है कि अक्सर सही मात्रा में अगर घी तेल खाया जाए तो वो एसिडिटी को कम करने में भी मदद करता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कितना घी तेल लेना है, ये हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति, उसकी पाचन शक्ति यानी जठराग्नि, मौसम कैसा है और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। इसके लिए थोड़ी समझदारी और ज़रूरत पड़े तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई अंदरूनी देखभाल की बात। अच्छा, स्रोत ने बाहरी देखभाल का भी जिक्र किया था, जैसे पुराने जमाने में तेल मालिश का बहुत चलन था। बिल्कुल, वो बाहरी देखभाल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा कदम है नियमित रूप से शरीर की तेल मालिश करना। स्रोत पुराने समय का उदाहरण देता है जहां लोग तेल से शरीर की अच्छी तरह मालिश करते थे। आयुर्वेद में इसे स्नेहन कहते हैं। उनका दावा है कि तेल त्वचा के माध्यम से धीरे धीरे अंदर रिसकर लगभग 45 मिनट में हड्डियों तक पोषण पहुंचा सकता है। 45 मिनट? मतलब
अच्छी खासी देर तक मालिश करनी होगी फिर तो। जी हाँ, कम से कम इतनी देर। स्रोत के अनुसार इस स्नेहन के बाद अगर धूप सेकी जाए या भाप स्नान यानी स्टीम बाथ लिया जाए, जिसे आयुर्वेद में स्वेदन यानी पसीना निकालना कहते हैं, तो वो और भी फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है, त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं, पसीने के जरिए शरीर से गंदगी बाहर निकलती है और तेल का असर और गहरा होता है, जिससे हड्डियां मजबूत और लचीली बनती हैं। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? स्रोत ने शायद लकड़ी का उदाहरण भी दिया था, है ना? हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसे समझने के लिए। सोचिए, अगर एक सूखी लकड़ी है, उसे आप धूप में रखें तो वो और ज्यादा सूखेगी, कमजोर और भंगुर हो जाएगी, आसानी से टूट जाएगी। लेकिन अगर उसी लकड़ी को पहले घी या तेल में अच्छे से भिगो कर रखा जाए और फिर धूप में सुखाया जाए तो क्या होगा? तेल उसके रेशों में समा जाएगा, उसे अंदर से मजबूत और लचीला बना देगा, फिर उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। स्रोत का तर्क है कि हमारी हड्डियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम अंदर से घी तेल खाते हैं और बाहर से तेल मालिश करके धूप या भाप लेते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से चिकनाई देना जरूरी है हड्डियों को। बिल्कुल, अंदर से लिया गया घी तेल खून के माध्यम से हड्डियों के अंदरूनी हिस्से को पोषण और लचीलापन देता है, और बाहरी तेल मालिश स्नेहन के बाद पसीना निकालना स्वेदन वो हड्डियों को बाहरी मजबूती और लचीलापन देता है। इससे उनके टूटने का खतरा कम होता है। इस दोहरी प्रक्रिया से धीरे धीरे विटामिन डी के स्तर में स्वाभाविक रूप से सुधार आ सकता है। और इस मालिश और स्वेदन के बाद शरीर को साफ करने के लिए भी कोई खास तरीका बताया गया है क्या स्रोत में? हाँ, स्रोत ये सुझाव देता है कि इसके बाद हल्के गर्म पानी में थोड़ा नमक मिला लें और अगर संभव हो तो दशमूल, क्वाथ या गोमूत्र जैसी चीजें डालकर स्नान करना फायदेमंद हो सकता है, ताकि शरीर अच्छी तरह से साफ हो जाए। ठीक है, तो खानपान सुधारना हो गया, चिकनाई बढ़ाना, तेल मालिश करना, पसीना निकालना और फिर सही तरीके से नहाना। क्या इन सब के अलावा भी जीवन शैली से जुड़ा कोई और पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र स्रोत करता है और जिसे हम अक्सर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। वो है केमिकल वाले साबुन और शैम्पू का रोजाना इस्तेमाल। साबुन और शैम्पू, उनका विटामिन डी से क्या संबंध हो सकता है भला? यहाँ याद रखना होगा कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील। स्रोत का तर्क यह है कि जब हम रोजाना कठोर केमिकल वाले साबुन और शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी त्वचा पर जो प्राकृतिक तेल और वसा की परत होती है उसे हटा देते हैं। इससे त्वचा रूखी होती है, उसका लचीलापन कम हो जाता है। तो सोचिए, एक तरफ हम अंदर से जरूरी चिकनाई कम ले रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर से केमिकल लगाकर त्वचा की जो प्राकृतिक वसा है उसे भी नष्ट कर रहे हैं। ओह, मतलब शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से रूखा और वसा रहित हो रहा है। डिहाइड्रेटेड और डीफैटेड कह सकते हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में स्रोत का मानना है कि यदि हम धूप सेकते भी हैं या विटामिन डी बढ़ाने वाली चीजें खाते भी हैं तो भी शरीर उसे ठीक से सोख नहीं पाता या उसका असर लंबे समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि शरीर में वो जरूरी वसा या चिकनाई ही मौजूद नहीं है जिसमें विटामिन डी घुल सके और स्टोर हो सके। तो इसका क्या समाधान सुझाया गया है? साबुन शैम्पू तो रोज की जरूरत है। स्रोत का सुझाव ये कि सबसे पहले तो केमिकल वाले साबुन और शैम्पू का प्रयोग या तो बंद कर दें या बहुत कम कर दें। उनकी जगह प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे रीठा, आंवला, शिकाकाई, बेसन, हल्दी, चंदन वगैरह से बने उपटन, या फिर बहुत सौम्य प्राकृतिक साबुनों का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, त्वचा का प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, उसका लचीलापन बरकरार रहेगा और रोम छिद्र भी खुले रहेंगे। और साथ ही, जैसा हमने पहले कहा, पाचन शक्ति के अनुसार अंदरूनी तौर पर घी तेल का सेवन भी सुनिश्चित करना होगा। तभी इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है, ऐसा स्रोत का मत है। वाकई, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस स्रोत के अनुसार विटामिन डी की कमी केवल धूप न मिलने या सप्लीमेंट न लेने का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारे खान पान की आदतों से, खासकर एसिड बढ़ाने वाले भोजन और घी तेल की कमी से, और हमारी जीवन शैली के विकल्पों से, जैसे केमिकल युक्त साबुन शैम्पू के प्रयोग से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही सारांशित किया। और समाधान भी सिर्फ गोली खाने में नहीं है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में है। अंदरूनी सुधार भी करना है, यानी आहार में बदलाव, और बाहरी देखभाल भी करनी है, जैसे नियमित तेल मालिश और प्राकृतिक उपटन या साबुन का प्रयोग। ये नजरिया हमें निश्चित रूप से जो प्रचलित इलाज है उससे हटकर सोचने पर मजबूर करता है।
ये दिखाता है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, हम क्या खाते हैं, अपने शरीर पर क्या लगाते हैं, इस इतनी बड़ी समस्या की जड़ हो सकती हैं। और शायद इन्हीं आदतों में बदलाव करके हम न केवल दवाओं पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, बल्कि जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी अपना बचाव कर सकते हैं। हाँ, ये केवल एक लक्षण को दबाने के बजाय शरीर के पूरे सिस्टम को, पूरे तंत्र को वापस संतुलन में लाने का प्रयास है। ये शरीर की अपनी जो हीलिंग कैपेसिटी है, उसे बढ़ाने पर केंद्रित है। और यहाँ एक विचार मेरे मन में आ रहा है। स्रोत ने शरीर में बढ़ी हुई एसिडिटी यानी अम्लता को न सिर्फ विटामिन डी की कमी से जोड़ा, बल्कि कई अन्य पुरानी बीमारियों की जड़ भी बताया। तो इस संबंध को देखते हुए क्या ये संभव है कि केवल एक विटामिन के स्तर को ठीक करने के बजाय अगर हम अपनी पूरी जीवन शैली की अम्लता यानी एसिडिटी और क्षारीयता यानी एल्कलाइनिटी, इसके संतुलन का मूल्यांकन करें, तो ये बीमारियों की रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य के लिए एक ज्यादा व्यापक और टिकाऊ रणनीति साबित हो सकती है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगे की खोज और व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बहुत प्रासंगिक है। हालांकि श्रोताओं के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह जानकारी विभिन्न आयुर्वेदिक ग्रंथों और आरोग्य भारत टीम के अनुभवों पर आधारित है। किसी भी नुस्खे या जीवन शैली में बदलाव को अपनाने से पहले अपनी समझ और पिछले अनुभवों का उपयोग जरूर करें। यदि कोई गंभीर या पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा और सुरक्षित होता है। ये मंच प्रस्तुत जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।